अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई एम सुंदर शहजाद और आज हमने चैप्टर 6 देखना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 का। इस चैप्टर का जो नाम है वो प्रॉपर्टी एंड फंड्स ऑफ द सोसाइटी है। इसमें सेक्शन 34 से लेकर 41 तक आते हैं। लास्ट टाइम 42 तक आते हैं। लास्ट टाइम हम सेक्शन 41 के हवाले से पढ़ रहे थे कि उसमें प्रोविडेंट फंड का जिक्र था। तो प्रोविडेंट फंड जो है, रिजर्व फंड और बहुत सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो 34 है और वो बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स। ये सोसाइटी कब, कैसे, किस तरह लोन दे सकती है, रजिस्ट्रार का क्या अमल दखल है, गवर्नमेंट का क्या अमल दखल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये बताता है कि सोसाइटी अपने मेम्बरान को ही लोन दे सकती है सिर्फ। बट अगर रजिस्ट्रार ने किसी जर्नल या स्पेशल सैंक्शन, ठीक है, सैंक्शन का मतलब अप्रूवल होता है या अप्रूव होता है, हम इसे नेगेटिव वे में यूज करते हैं लेकिन ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। अगर सोसाइटी को अप्रूव किया है रजिस्ट्रार ने कि आप नॉन मेंबर्स को भी लोन दे सकते हो, तो सोसाइटी नॉन मेंबर्स को भी लोन दे सकती है। नेक्स्ट वी हैव कि सेव विद द सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार की मर्जी के साथ या अप्रूवल के साथ सोसाइटी जो है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो किसी ऐसे पर्सन को भी लोन दे सकती है अगर उसने मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखवाया हुआ, ठीक है। और अगर रजिस्ट्रार अप्रूवल नहीं देता किसी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली सोसाइटी को, तो अब मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी पे जो है लोन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, अगर गवर्नमेंट ने स्पेशल और जनरल ऑर्डर के तहत सोसाइटी या किसी क्लास ऑफ द सोसाइटी को रिस्ट्रिक्ट किया है या प्रोहिबिट किया है कि आपने पैसे नहीं देने इवन ऑन द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो नहीं दे सकती, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, अगर रजिस्ट्रार ने, ठीक है, किसी फाइनेंस बैंक को सबसेक्शन 1 के तहत अप्रूवल दी है कि आप नॉन मेंबर्स को लोन दे दो और उसी फाइनेंसिंग बैंक का एक पार्ट एक सोसाइटी है, तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस उस सोसाइटी पर भी लागू होंगी जो फाइनेंसिंग बैंक पर रजिस्ट्रार ने लागू की है। फाइन। बट यहाँ पर एक और है कि जो रजिस्ट्रार है ना, वो अब इन मामलात में सोसाइटी के या उस फाइनेंसिंग बैंक के एजेंट के तौर पे काम करेगा और तमाम मामला देखेगा उस फाइनेंसिंग बैंक के ट्रांजैक्शन के हवाले से और उन लोन्स की ट्रांजैक्शन के हवाले से जो कि फाइनेंसिंग बैंक ने भी देने हैं या दे चुका है, ठीक है। तो वो तमाम काम जो है ना वो फिर रजिस्ट्रार देखेगा एज एन एजेंट ऑफ द सोसाइटी या फाइनेंसिंग बैंक, ठीक है। अब ये काम वो कमीशन की पेमेंट के साथ भी कर सकता है और बगैर भी कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 34A, 35 एंड 36। तो 34A कहता है कि प्रोहिबिशन ऑन इशुएंस ऑफ द बेरर शेयर्स एंड वारंट्स। सबसे पहले बेरर क्या होता है? बेरर वो ऐसे डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बात लिखी होती है कि ये कोई प्रॉपर्टी है जो इस पर्सन से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना वो ये कह रहा है कि कोई भी सोसाइटी ना तो अलॉट कर सकती है, ना इशू कर सकती है, ना सेल कर सकती है, ना ट्रांसफर कर सकती है, ना ही असाइन कर सकती है बेरर शेयर्स को, बेरर शेयर वारंट को या इसी तरह की किसी भी चीज को जो कि इस तरह की नेचर रखती हो, नाम कुछ और हो, नहीं कर सकती, नहीं अलॉट कर सकती, नहीं इशू कर सकती, नहीं बेच सकती। अगर सोसाइटी ऐसा कुछ करती है, बेच देती है, अलॉट कर देती है, इशू कर देती है, तो वो वॉइड कंसीडर होगा। फाइन। सेक्शन 35 जो है वो बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग एंड डोनेशंस। सोसाइटी जो है ना किसी भी तरह की डिपॉजिट्स ले सकती है, डोनेशंस ले सकती है, ग्रांट्स ले सकती है, लोन्स भी ले सकती है नॉन मेंबर्स से। बट ओनली लिमिटेशन इज वो रूल्स एंड बायलॉज के मुताबिक हो और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हो, उससे उससे तजावुज ना करे। सेक्शन 36 जो है वो ये कहता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर ट्रांजैक्शंस विद नॉन मेंबर्स, कोई दूसरी ट्रांजैक्शंस होंगी नॉन मेंबर्स के साथ तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो अपने अपने बायलॉज के मुताबिक नॉन मेंबर्स के साथ ट्रांजैक्शन करेंगी। अगर रिसोर्स सोसाइटी जो है वो ट्रांजैक्शन कर रही है, ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो 35 और 34 के मुताबिक नहीं है, ठीक है, वो 34 और 35 के अगेंस्ट नहीं जा रही, तो कुछ ऐसी प्रोहिबिशंस और रिस्ट्रिक्शंस उस पर लागू हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ने बाय रूल्स प्रेस्क्राइब की हैं। फाइन। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 37 एंड 38। 37 जो है वो डील करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स को। सिंपल इज दैट कि सोसाइटी इन्वेस्टर डिपॉजिट कर सकती है अपने फंड्स कहाँ कहाँ। तो ये 5 जगहें हैं जहाँ वो इन्वेस्टर डिपॉजिट कर सकती है। सबसे पहले
गवर्नमेंट सेविंग बैंक में कर सकती है। नेक्स्ट वी हैव ये ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 220 के मुताबिक जो भी सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है तो वहाँ पे इन्वेस्टर डिपॉजिट कर सकती है। किसी दूसरी सोसाइटी में भी इन्वेस्टर डिपॉजिट कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, किसी अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकती, बस ये शर्त है। किसी भी ऐसे पर्सन को या बैंक को वो दे सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है जो कि बैंकिंग का बिजनेस चला रहा हो, बट यहाँ पर रजिस्ट्रार के अप्रूवल की जरूरत है। और किसी भी ऐसे मोड में इन्वेस्ट या डिपॉजिट कर सकती है जो कि लॉज के मुताबिक अलाउड। सेक्शन 38 जो है वो बताता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड, ठीक है, जो डिविडेंड है उन पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी। तो जो भी सोसाइटी है, मतलब कोई भी सोसाइटी है अदर देन हाउसिंग प्रोड्यूसर एंड बैंकिंग सोसाइटी, तो उसका जो डिविडेंड है उस मतलब जो पैसा जाना है वो नेट प्रॉफिट का 10% होना चाहिए तमाम मेंबरान को जो मिलेगा। अगर हाउसिंग बैंकिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो वो 20% होना चाहिए उसके नेट प्रॉफिट का। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो 39 है और वो रिजर्व फंड को डील करता है। रिजर्व फंड क्या है? अगर कोई सोसाइटी है और अपनी ट्रांजैक्शन से वो प्रॉफिट डिराइव करिए तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक रिजर्व फंड बनाएगी। ये रिजर्व फंड रिसोर्स और प्रोड्यूसर सोसाइटी के नेट प्रॉफिट का 1/4 होगी, ठीक है, और हर साल ये पैसा रिजर्व फंड में जाना है, नेट प्रॉफिट का 1/4। अगर कोई और सोसाइटी है तो वो अपने नेट प्रॉफिट का 1/10 देगी हर साल रिजर्व फंड में। और ये रिजर्व फंड का पैसा कहाँ यूज होगा? सोसाइटी के बिजनेस में यूज हो सकता है, कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है, 37 की प्रोविजंस के मुताबिक यूज किया जा सकता है, या गवर्नमेंट बता सकती है सोसाइटी को कि आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह ना करें, ठीक है। अभी कोई ऑर्डर पास करके या प्रीवियस कोई सैंक्शन लगाई हो तो उसके मुताबिक बता सकती है। और पब्लिक पर्पसेस पे यूज हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई सैंक्शन लगाई है तो गवर्नमेंट ने बताना है उसको कि पब्लिक पर्पसेस पे यूज करेंगे। पब्लिक पर्पसेस कैसे हो सकते हैं कि ये जो एक्ट है इसके ऑब्जेक्ट्स को आपने प्रमोट करना है या फिर प्रोविंशियल और लोकल इंटरेस्ट के पर्पसेस पे यूज कर सकते हैं। 40 सेक्शन जो है वो बताता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्शन 38 के मुताबिक, लेकिन उससे पहले आपने रिजर्व फंड में पैसे देने, ठीक है। फिर वो जो जितना प्रॉफिट है जो अभी मौजूद है या प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट है वो सारा का सारा मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सोसाइटी है या फिर ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है जो कि मेंबर्स नहीं है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से होगी और बाय लॉ जो है सोसाइटी के उसके मुताबिक चला जाएगा यहाँ पर। लेकिन शर्त ये है कि अगर कोई रिसोर्स सोसाइटी है और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और उसमें मेंबर्स ने कोई भी शेयर होल्ड नहीं किया तो अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के स्पेशल या जनरल ऑर्डर के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी प्रॉफिट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई स्पेशल एंड जनरल ऑर्डर पास किया तो। अगर कोई रिसोर्स सोसाइटी है जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन मेंबर्स का भी उसके अंदर शेयर है, मेंबर्स शेयर होल्ड करते हैं, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन 10 साल बाद होगी उस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन की डेट के 10 साल बाद, ठीक है, उससे पहले नहीं होगी। 41 प्रोविडेंट फंड को डील करता है। ये बताता है कि हर सोसाइटी जो है ना अपने मेंबरान के लिए प्रोविडेंट फंड मेंटेन करेगी और वो फंड उन्हीं मेंबरान के कंट्रीब्यूशन से बनाया जाएगा। उसमें सोसाइटी भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगी अपने बायलॉज के मुताबिक, लेकिन पहले नेट प्रॉफिट से जो है रिजर्व फंड में पैसे आपने देने, ठीक है, फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड में नेट प्रॉफिट से ही पैसे देने और उसके बाद लोगों को डिवाइड करना, फिर जो जो जितना जितना कंट्रीब्यूट करना चाहेगा वो कर लेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि शर्त ये है कि प्रोविडेंट फंड जो है वो सोसाइटी अपने बिजनेस के मामला में नहीं यूज करेगी, उसको हमेशा 37 सेक्शन के मुताबिक इस्तेमाल करना प्रोविडेंट फंड को। अगर ऐसा हुआ है कि मतलब अगर ऐसा हुआ नहीं, सोसाइटी जो है वो इस प्रोविडेंट फंड के जो पैसा है उसको अपना पर्सनल एसेट नहीं कंसीडर करेगी, ये तमाम लोगों का हिस्सा है। लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो 42 है और वो बताता है कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल पर्पसेस। अब सोसाइटी चैरिटेबल पर्पसेस में कंट्रीब्यूट कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, और अगर उन्होंने सब सेक्शन 2 के जो है वो सेक्शन 39 का उसके तहत रिजर्व फंड में पैसे दे दिए उसके बाद करेंगे, ठीक है।
हर सोसाइटी अपने नेट प्रॉफिट का 20% रखेगी जो उसने इस तरह के कामों में यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकती। और ये जो पैसा है ये पब्लिक या कोऑपरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होगा या फिर उन चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज होगा जो कि चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1892 के सेक्शन 2 के तहत डिफाइंड है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी कवर करूँ, हर रोज एक वीडियो आए, लेकिन अगर जिस दिन वीडियो नहीं आ पाए तो आप समझिएगा कि लाइट नहीं थी, क्योंकि मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है। तो इसी के साथ मैं तो मुझे इजाजत दे, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप फेसबुक पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिंक आई यूज्ड टू गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अल्लाह हाफिज।